इसका डिस्कशन किया था, है ना। आपने दो इंपॉर्टेंट चीज समझी रॉकेट में, दो एंड रिजल्ट समझे। ये रॉकेट की एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज गिवन बाय दिस, इसमें बेस Q होता है, और अगर हम बेस को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमको एक्स्ट्रा टर्म लगाना होता है 2.303, तब लॉग का बेस आता है 10। ये एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला। और फिर आपने पढ़ा कि सिंगल स्टेज रॉकेट अगर हम लेते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, तो रॉकेट 0 से केवल 4.6 तक जा सकता है, 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड। और अर्थ सरफेस से एस्केप करने के लिए रॉकेट की स्पीड कितनी चाहिए? तो सिंगल स्टेज रॉकेट आउटर स्पेस में नहीं जा पाता, इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। और पहला जो फर्स्ट स्टेज होती है वो 0 to 4.6 ले जाती है, फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट 4.6, नेक्स्ट 4.6, इस तरह से 11.2 को क्रॉस किया जाता है। दूसरा सवाल जो हम समझा रहे थे आपको ये था कि रॉकेट का इंजन रॉकेट को क्या थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो रॉकेट को जो थ्रस्ट मिलता है दैट इज गिवन बाय U into dm by dt। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले हैं रॉकेट के जिस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और कल इसमें से हमने एक सवाल आपको समझाया था, वो ये था कि रॉकेट, ये दिया गया था डाटा आपको कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना शुरू करता है, और जी की वैल्यू दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रॉकेट का मास इनिशियली दिया हुआ था हमने 100 kg। और आपसे पूछा था इनिशियल थ्रस्ट जब रॉकेट चलेगा तो रॉकेट का इंजन उसको क्या फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर रॉकेट 2 से चल रहा है ऊपर, इसका मतलब पहले उसने अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम किया है, मतलब रॉकेट का इंजन उसको जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा दैट विल बी G प्लस ए, मतलब दिस प्लस ए। मतलब रॉकेट का इंजन उसको एक्चुअली एक्सेलरेशन दे रहा होगा 12 का, तो 12 में से 10 कैंसिल हुआ होगा, 2 बचा होगा। ठीक है ना। तो फोर्स आपने इससे पता कर लिया था कि ये 100 आएगा, ये 10 आएगा, ये 2 आएगा, वैल्यू कितनी थी 1200 न्यूटन। ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने आखिरी सवाल कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रॉकेट के केस में, अगर आपको बता दें कि रॉकेट का जो रेट ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल है, रेट ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल, ये हम डाटा आपको दे देते हैं कि रॉकेट में कितना फ्यूल पर सेकेंड हम यूज कर रहे हैं। सपोज दैट इज 2 kg पर सेकेंड, इतना फ्यूल हम पर सेकेंड जला रहे हैं। ठीक है, और रॉकेट का अगर हम मास दे देते हैं, सॉरी एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेस दे देते हैं, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ बर्न गैसेस, मान लो ये दे दिया हमने 500 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हम पूछे कि थ्रस्ट इम्पार्टेड टू रॉकेट, ये रॉकेट की प्रॉब्लम इस तरह से आपको दी जाएगी कि आपको गैसेस किस वेलोसिटी से निकल रही है दिया होगा, रेट ऑफ कम्बशन ऑफ फ्यूल दिया होगा, एंड यू विल आस्क टू कैलकुलेट थ्रस्ट। और थ्रस्ट हम जानते हैं कि कितना होता है U into dm by dt, एंड व्हाट इज U, एग्जॉस्ट स्पीड कितना दिया हुआ है, दिस इज 500, dm by dt कितना दिया हुआ है 2, आंसर कितना आएगा 1000 न्यूटन। क्लियर, हमको रॉकेट का मास दिया होता तो हम फोर्स बाय मास करके रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं। क्लियर सर? हाँ हाँ बताइए। सर ये जो फोर्स निकलता है, सर ये जो फोर्स अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं सर, वो फोर्स होता क्या है सर? मतलब रॉकेट किसी पे लगाते हैं या फिर रॉकेट पे लगने वाला? भाई जैसे कोई व्हीकल चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टू व्हीलर चला रहे हो, तो टू व्हीलर को ड्राइव करने के लिए फोर्स चाहिए। फोर्स कहाँ से आता है? भाई आप टू व्हीलर चलाते हो तो आप गाड़ी इंजन। चला रहे हो, गाड़ी का इंजन ऑफ, वो एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, किसने दिया एक्सेलरेशन? भाई गाड़ी का जो इंजन आप चला रहे हो, इंजन ने दिया। इंजन। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली यू आर बर्निंग द पेट्रोल। आपने एक चैम्बर में ले जाकर के पेट्रोल को जलाया, पेट्रोल के जलने से बर्न गैसेस बने, वो बर्न गैसेस एक पिस्टन को कंप्रेस करती हैं,
ठीक है ना, और फिर गैसेस की प्रेशर से पिस्टन जब बाहर आता है तब आपका व्हील घूमता है। तो इन दैट प्रोसेस इट प्रोवाइड्स थ्रस्ट, एक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जितने भी तरह के इंजन हैं, आप चाहे कार चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हैं, रॉकेट है, प्लेन है, इन सभी में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ फोर्स अवेलेबल हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? इस केस में फ्यूल फोर्स कैसे बन रहा है कि आप सिंपली गैसेस को जला रहे हो और उन बर्न गैसेस को आप पीछे की साइड निकलने दे रहे हैं, रिलीज होने दे रहे हैं। तो गैसेस को जितना मोमेंटम आपने पीछे दिया उतना ही मोमेंटम रॉकेट को सही आप मिलेगा। यस नहीं मिलेगा। तो जो मोमेंटम पर सेकंड सिस्टम ने ऑब्टेन किया उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स या कहते हैं थ्रस्ट। क्लियर? तो आपने गैसेस को जितना मोमेंटम पीछे की साइड प्रोवाइड किया, तो आपका कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि कोई भी सिस्टम अपने मोमेंटम को अपने आप बदल नहीं सकता। तो अगर हमारे सिस्टम के एक पार्ट ने अपना मोमेंटम डाउनवर्ड गेन किया है, तो डेफिनेटली जो बचा हुआ पार्ट है वो दूसरी साइड मोमेंटम गेन करेगा। ये कंफर्म? क्लियर? और जो मोमेंटम में चेंज पर सेकंड आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, फोर्स, या उसी को क्या कहेंगे, थ्रस्ट। दिस इज द लॉजिक। कि आप गैसेस को जला रहे हो तो गैसेस की क्या वेलोसिटी है और एक सेकंड में आपने कितने ग्राम या किलोग्राम गैसेस को जलाया, ये डाटा हम कर दे दें, इनको आप मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग थ्रस्ट और फोर्स। हमने अगर रॉकेट का मास भी दे रखा होता, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर देते, क्या आ जाता, एक्सेलरेशन। क्लियर बात है? यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ चैप्टर में काफी क्वेश्चन आपको फ्री बॉडी डायग्राम पर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल। फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये क्या क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम जिसकी बात कर रहे हो आप, उसके जितने हिस्से हैं सबको आप अलग अलग कर दीजिए। किसी सिस्टम के जितने पार्ट हैं सबको अलग अलग कर दीजिए एंड एनालाइज ईच एंड एवरी पार्ट सेपरेटली। उसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं एक पुली की प्रॉब्लम। सपोज कोई पुली, और पुली से हमने दो मासेस को सस्पेंड कर दिया। सबसे सिंपल केस, ठीक है, और पुली इस तरह से सीलिंग पर लटकी हुई। क्लियर? ये अटैचमेंट्स हैं। मान लो कि दोनों मास अनइक्वल है। जैसे ये मास मान लेते हैं हम कि सपोज दिस इज m1 g, ये इसका वेट है और ये इसका वेट। अगर दोनों वेट अनइक्वल है तो सिस्टम किसी एक तरफ गिरेगा। हम मान लेते हैं कि सपोज सिस्टम इस तरफ चलना शुरू करता है विद एक्सेलरेशन से। अगर ये थ्रेड नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड। क्लियर? क्योंकि दोनों साइड आपने कोई चीज लटका रखी है, एक ही थ्रेड है। इस थ्रेड में क्या डेवलप होना चाहिए, टेंशन। क्योंकि सिंगल थ्रेड चला जा रहा है तो दोनों साइड टेंशन कैसा होगा, इक्वल। सपोज कि यहाँ पर टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T ही होगा, बिकॉज थ्रेड इज सेम। क्लियर? एक ही थ्रेड दोनों तरफ से जा रहा है तो दोनों साइड टेंशन क्या आएगा आपका, सेम। और क्या रूल होता है कि जो भी सेगमेंट आप ले रहे हो उसमें दोनों तरफ टेंशन कहाँ होता है, इनवर्ड। इसमें भी दोनों तरफ टेंशन कहाँ है, इनवर्ड। तो टेंशन इज इनवर्ड फ्रॉम बोथ साइड। अब ये देखिए कि ये पुली, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं लेकिन ये नीचे गिर रही है। आप एक एक सेक्शन को अलग करिए। जैसे इस ब्लॉक को हम कट करें तो यहाँ से काट दी, ये ब्लॉक अलग हो गया। इस ब्लॉक को काटना है, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट नीचे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है। अब इसकी बात करें, इस पर दो T नीचे लग रहे हैं, बट ये पुली ना तो नीचे जा रही ना ऊपर। इसका मतलब जितना फोर्स इस पर नीचे है इतना ही फोर्स ऊपर होना चाहिए। एक कंफर्म्ड है कि यहाँ फोर्स क्या लग रहा है। क्लियर बात? अगर आप पुली को देखोगे तो समझाएंगे। आपने क्या किया, यू हैव टू सेपरेट ऑल। जैसे हमको दो ब्लॉक दिख रहे हैं, एक पुली दिख रही है, एक सीलिंग दिख रही है। तो हमने पुली से क्या किया, एक थ्रेड सस्पेंड किया हुआ है, दो ब्लॉक्स लगे हैं, दोनों के वेट दिखाया हमने। इस थ्रेड में एक टेंशन आया, उस टेंशन को हमने दिखा दिया। क्लियर? इस टेंशन को दिखा दिया। अब इस थ्रेड को आपने कट किया, इस ऑब्जेक्ट पर नेट वेट क्या लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है m1g और T लग रहा है ऊपर। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस पर T ऊपर लग रहा है, m2g नीचे लग रहा है। अब पुली की बात करें तो पुली पर दिख रहा है कि एक ये T नीचे लगा है, एक ये T नीचे लगा है। अगर सिर्फ यही दो फोर्स लग रहे होते तो पुली नीचे गिर जाती, बट पुली अपनी जगह पर रोटेट कर रही है नीचे आने के लिए। इसका मतलब हुआ कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ऊपर होगा,
और अगर इसमें 2T फोर्स यहाँ लग रहा है तो डेफिनेटली 2T फोर्स यहाँ भी लग रहा है। इसका मतलब पुली को अगर यहाँ से काट दिया जाए तो पुली पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 आ रहा है 0, क्योंकि T प्लस T 2T और 2T हो, तो पुली अपनी जगह घूम तो सकती है, चल नहीं सकती। क्लियर? अब यहाँ से काट के अगर हम सीलिंग को देखें तो सीलिंग के ऊपर फोर्स कितना आ रहा है? फोर्स ऑन सीलिंग इज 2T 2D 2T आ गया। अब 1 बाई 1 इक्वेशन देखिए, हम ये मान रहे हैं कि पूरा सिस्टम राइट साइड ये नीचे गिर रहा है। इसके गिरने का मतलब ये है कि इस ब्लॉक पर लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? M1। तो डेफिनेटली ये फोर्स बड़ा होना चाहिए इस फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स इज M1G माइनस T। देख लो, इस पर नीचे फोर्स M1G, ऊपर है T, तो नेट कितना हो गया? M1G माइनस T। फाइनली ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 1। देख लीजिए, सही। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब कि अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर। तो यहाँ पर जो T है दैट इज ग्रेटर देन M2G। टेंशन T की वैल्यू M2G से बड़ी, और ये नेट फोर्स बराबर होना चाहिए किस चीज के? इट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये कैंसिल, ये M1 माइनस M2G, देख सकते हैं M1G माइनस M2G, तो ये M1G माइनस M2G कंबाइंड हो गया, और यहाँ पर हम एडिशन करें M1 प्लस M2 इंटू आ रही वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि A की वैल्यू क्या होगी? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ये एक्सेलरेशन हो गई। देख लीजिए, नो कंफ्यूजन, एक्सेलरेशन ये आ गया। आप क्या चाहिए? टेंशन। दो में से किसी भी एक इक्वेशन में ए सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप ए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 को ले लो, क्या चाहते हैं आप? टी। इक्वेशन 1 से टी दिख रहा है कि टी को इस साइड लाइए, क्या बचेगा? mg माइनस m1 है, मतलब बच रहा है m1g माइनस ए। स्टडी कर लो आप, m1g माइनस m1, और ए की वैल्यू फिट कर दीजिए। आपने ए की वैल्यू को फिट कर दी, ठीक है ना? जी इज टेकन आउट, जी बाहर कर लीजिए। एलसीएम इज m1 प्लस m2, यहाँ मल्टीप्लाई होके बनना चाहिए m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2। क्लियर है? m1 और m1 कराइए कैंसिल, m2 प्लस m2 2m2, m1 से मल्टीप्लाई होगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये टेंशन होगा। देख लो आप, करेक्ट है ये सबसे बेसिक रिजल्ट पुली का, कि अगर दो ब्लॉक सस्पेंड करते हो आप, किसी एक का मास ज्यादा है तो डिफरेंस ऑफ मास बाय एडिशन ऑफ मास इनटू जी, दिस इज एक्सेलरेशन। और 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस इंटू जी, यस। सर दोनों थ्रेड्स पे टेंशन एक सा क्यों आ रहा है? दोनों पे टेंशन एक सा इसलिए होगा कि वो थ्रेड सिंगल है, उसको जैसे आप किसी चीज में टेंशन क्रिएट करने के लिए, थ्रेड या किसी रॉड में टेंशन क्रिएट करने के लिए उसके एक एंड को आप फिक्स करोगे। जैसे मैं आपकी जो बात है उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वो सवाल कई बार पेपर में पूछा भी गया है। क्या तो क्वेश्चन? हाँ हाँ सही। तो क्या ये टेंशन जो है ये मैक्सिमम टेंशन है क्या, कि मैक्सिमम टेंशन अप्लाई हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ, इसलिए टेंशन इक्वल आई? स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से बड़ा टेंशन नहीं लगा सकते आप। कोई भी जो स्ट्रिंग कहीं पर भी लगी है, तो सर्कुलर मोशन में भी समझाया था आपको कि किसी थ्रेड को बांध के आप घुमा रहे हो, तो अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो एक स्टेज के बाद क्या होगा? थ्रेड टूट जाएगा, क्योंकि जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को क्रॉस करेगा, थ्रेड शुड ब्रेक। सिमिलरली आपने एक ही पुली से दो चीजों को सस्पेंड किया है, अगर आप उनके वेट्स बढ़ाते जाओगे तो थ्रेड की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्रॉस हो जाएगी एंड थ्रेड विल ब्रेक। बट जो आपका पॉइंट है कि दोनों साइड टेंशन कैसे, मतलब जो बराबर है, उस पे आया हुआ एक कॉमन सा सवाल बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये आया है, सपोज एक टेबल रखी है और टेबल पर एक स्प्रिंग बैलेंस रखी है, ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस रखी है, और आपने क्या किया, इसके एक सिरे से एक पुली के थ्रू एक वेट सस्पेंड कर दिया और दूसरे साइड भी एक पुली लगी हुई, आपने यहाँ से एक थ्रेड पास करते हुए यहाँ भी एक वेट लगा दिया, ठीक। मान लो कि दोनों वेट्स हैं 2 kg, 2 kg के दोनों वेट्स हैं, ठीक है ना, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक, आपने टेबल पर एक स्प्रिंग बैलेंस रखी, 2 थ्रेड्स कनेक्ट किए, दोनों साइड एक एक पुली अटैच की और आपने 2-2 kg के 2 वेट्स लगा दिए। सवाल ये पूछ रहा है, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, बताइए। स्प्रिंग बैलेंस तो देखी होगी ना आपने। 0 सही फोर आंसर। फोर 4 नो, इनकरेक्ट। 4 भी नहीं है, 0 भी नहीं। सर 20। 1 आंसर विल बी 1। 1 1 कैसे हो जाएगा? देखिए, सर 40 नो, वो तो न्यूटन्स में निकाल रहा हूँ ना, आपकी 2 का आपने 20 बना लिया। सपोज हमारी जो स्केल है वो किलोग्राम्स में रीडिंग पड़ रही है, तो वो रीडिंग क्या पड़ेगी? 20 या 40 तो जो बता रहे हो आप, आपने किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है। सपोज दैट इज नॉट द केस, जो हमारी रीडिंग आने वाली है वो किलोग्राम्स में ही आने वाली है। क्लियर? तो रीडिंग क्या आनी चाहिए? 2 2 आंसर 2। इसका आंसर 2 kg आएगा। ये सवाल प्रीवियसली पेपर्स में आ चुका है। इसमें अगर हम सर वही थिंक कर रहे थे। हाँ, जो आप उस क्वेश्चन में लॉजिक लगा रहे हो वही क्वेश्चन है। क्या होगा एक्चुअली कि जो 2 kg आप लगा रहे हो, मान लो 1 kg हटा देते हैं, ये 2 kg हटा दिया, इस स्प्रिंग का क्या होगा, तो गिर जाएगी ना। तो एक्चुअली ये किसका काम कर रहा है? इट इज सिंपली प्रोवाइडिंग सपोर्ट। जैसे मान लो आप कोई 1 kg की चीज का वेट लेना चाहते हो, आपने किसी, ये मान लीजिए स्प्रिंग बैलेंस है, और हमने स्प्रिंग बैलेंस में नीचे कोई वेट लगा दिया, तो आप ऊपर से पकड़ोगे ना इसको, तब तो ये वेट दिखाई गया। तो अगर आप इसको पकड़ रहे हो, अपने हाथ से पकड़ रहे हो, तो अगर 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो आपका हाथ ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा रहा है? 2 kg लगा रहा है ना, तब तो रीडिंग पढ़ पा रहा हो। मान लो आपने यहाँ कोई चीज लटकाई और स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ दिया, रिलीज, तो रीडिंग कितनी दिखाएगी? हमने एक स्प्रिंग बैलेंस ली, 2 kg का वेट अटैच कर 0 और यहाँ पर छोड़ दिया हमने उसको, क्या रीडिंग 0 दिखाएगी? तो एक्चुअली ये तो जो पार्ट है, दिस इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट ओनली, तो सिर्फ सपोर्ट दे रहा है, इसलिए रीडिंग पड़ रहा है कितना? 2। अच्छा, मान लो कि ये 2 लगा देते हैं और ये 3 लगा देते हैं, चलिए अब रीडिंग कितनी पड़ेगी? 1 1 1 5 5 हो सकता। नो, 5 भी नहीं है आंसर। सर 3 kg। नो, 3 भी नहीं। 2.4 नो, बहुत सिंपल था लॉजिक। बताइए, लॉजिक इज वेरी सिंपल। कि जो मैंने अभी एक केस बताया आपको, कि अगर आपने 2 kg की कोई मास यहाँ अटैच की और हम उसको छोड़ देते हैं, तो रीडिंग कितनी दिखाता है? 0। मतलब एक्चुअली किसी भी वेट की रीडिंग तब पढ़ पाओगे आप व्हेनेवर इट इज सपोर्टेड। आपने 2 kg का एक वेट लगाया और 2 kg का ही सपोर्ट दिया, तब वो रीडिंग कितनी पड़ेगा? 2 kg। 0 नो, 0 भी नहीं, आंसर इज 2 kg। इस केस में भी आंसर 2 kg है। कैसे देखिए, क्यों आएगा? एक्चुअली ये अनइक्वल, ये पूरा सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, ये इस साइड गिरेगा, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम स्टेबल रहने के बजाय इस साइड गिरेगा। लेकिन क्या होगा, ये वेट लगा कितने का है? 3 kg। 3 kg को सपोर्ट कितने का चाहिए था? 3 kg। अगर 3 kg का सपोर्ट होता तो 3 रीडिंग जाता, बट सपोर्ट है कितने का? सिर्फ 2 का। तो 2 kg आपको दिखेगी रीडिंग, और जो 1 kg का डिफरेंस बचा, उसकी वजह से पूरा सिस्टम नीचे की तरफ गिरेगा।
रेटिंग अभी भी कितनी रहेगी, मतलब जब भी आप अनइक्वल मासेस लगाओगे तो दोनों में से जो छोटा मास है, ठीक है ना, दोनों में से जो छोटा मास है वो रीडिंग हमेशा। किसी भी स्प्रिंग बैलेंस में आप दो तरफ अलग अलग मासेस लगाइए, whichever is smaller that will the reading of the spring balance। और जो दोनों का डिफरेंस बचेगा वो ड्रैगिंग फोर्स का काम करेगा और सिस्टम नीचे की तरफ गिरेगा। क्लियर बात है? जो पिछला क्वेश्चन Yes, था sir. आपका, पुली में दोनों तरफ आप दो स्ट्रिंग लगा के रखे हो, तो अगर दोनों वेट्स बराबर होते तो चीज रुक जाती। मान लो कि दोनों बराबर होते तो क्या होता, वो भी लगा के देख लेते हैं। सपोज हमने एक पुली ले लिया और उसने एक पर्टिकुलर वेट लगा, दोनों साइड हमने मास इक्वल कर दिए, मान लीजिए हमने, मान लो कि दोनों साइड वेट बराबर लगा दिया है mg, ये भी mg, ऑब्वियसली सिस्टम गिरेगा नहीं। हमसे पूछा गया है कि यहाँ टेंशन क्या होगा, mg mg होगा, क्योंकि इसको आप यहाँ कट करिए, सिस्टम में स्टेबल चल रहा नहीं, इसका मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल, तो टेंशन इज mg। और ये अगर टेंशन है तो यहाँ क्या आएगा 2t, यहाँ भी क्या आएगा 2t। क्लियर, मतलब ये फोर्स 2t, तो सीलिंग पे फोर्स कितना आने जा रहा है, ठीक है, क्लियर सर बात हो? तो हाँ हाँ बताइए, हाँ हाँ बताइए। सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे स्प्रिंग बैलेंस को आपने वो रखा हुआ था दो साइड हाँ से, तो जब दोनों साइड से टेंशन लगेगी तो क्या दोनों साइड की टेंशन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी? जो आपने पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ जो पढ़ते हो, आपको बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई दे कांट कैंसिल ईच अदर। फोर्सेस अपोजिट जरूर हैं, लग किस पर रहा है। आप ये जो टी बना रहे हो, ये टी इस ऑब्जेक्ट के लिए और ये टी इस ऑब्जेक्ट के लिए, वो दोनों एक ही चीज पर लग थोड़ी रहा है, क्यों कैंसिल कर रहे हैं। फोर्सेस आर डायरेक्टेड अपोजिटली, सर बट बट दोज आर दोनों नॉट। तो स्प्रिंग बैलेंस पर लग रहे थे ना। ये एक्चुअली स्प्रिंग ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रही है, स्प्रिंग पर फोर्स थोड़ी लग रहा है। यू आर नॉट यूजिंग द मास ऑफ स्प्रिंग। हमने कैलकुलेशन में कहीं पर भी स्प्रिंग का मास लिया नहीं लिया, हमने मास, हमने नहीं मास सर, पुली स्प्रिंग है। बैलेंस का बोल रहा हूँ। जो स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे हो आप, स्प्रिंग बैलेंस में हम कहीं पर भी स्प्रिंग का मास काउंट कर रहे हैं क्या? आप स्प्रिंग का मास काउंट नहीं कर रहे हो। ये जो केस है कि आपने एक ऑब्जेक्ट इधर लगा दिया और एक ऑब्जेक्ट इधर लगा, ठीक, ठीक है ना, कि आपने कहा कि ये 3 kg है और ये 2 kg, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि जो इसमें, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि दोनों हम 2 kg लगाते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये सिस्टम अगर स्टेबल है तो इसको ऊपर की तरफ एक टेंशन टी मिल रहा है और ये डेफिनेटली बराबर है 2 into g, एंड सेम इज द केस विद दिस। इसका नीचे की तरफ फोर्स है 2g, ऊपर की तरफ फोर्स है t, तो टेंशन इज डेफिनेटली इक्वल टू, करेक्ट है बात। अब अगर यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ भी टेंशन कितना है t, और यहाँ भी टेंशन कितना है, क्लियर बात। अब आप बात करना चाहते हो स्प्रिंग की, स्प्रिंग को यहाँ से काट दी, यहाँ से काट दी, स्प्रिंग सेपरेट हो गई। स्प्रिंग की सिचुएशन क्या बनी, देखो, एक फोर्स ये हो गया टी, एक फोर्स ये हो गया टी, यही हो गया, ठीक है। यस सर। जैसे मान लो आप, मैं एक ऑब्जेक्ट देता हूँ आपको, सपोज हमने एक रॉड दी है, चलिए हमने एक थ्रेड दे दिया, हमने कहा इसको दोनों तरफ से पुल करिए। आप इसको इस साइड 20 न्यूटन से पुल कर रहे हो, इस साइड 20 न्यूटन से, इफेक्टिवली इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 0. 0 जीरो होता तो फिर कभी टूटती नहीं। आप किसी रोड को 2 40. बच्चों को 40 लिखेंगे, आंसर इज 20, आंसर इज 20 ओनली, क्योंकि एक फोर्स तो सपोर्ट दे रहा है ना, दोनों में से जो छोटा है उसको सपोर्ट मिलेगा, दूसरा फोर्स एक्स्ट्रा बचेगा। अगर आप इस पे फोर्स बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मान के चलिए कि इसकी जो ब्रेकिंग फोर्स है, जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है, सपोज वो लिमिट हमने दे रखी है 30, और दोनों 20-20 से खींच रहे हैं, तो टूट जाएगी स्ट्रिंग क्या, बताइए। No, sir. नहीं सर। ये नहीं टूटेगी, क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअली जो ऑपरेटिंग स्ट्रेस
स्ट्रेन जो आपको सॉरी जो थ्रस्ट दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, वो कितना है 20। आप जब तक इसको बढ़ाते बढ़ाते 30 तक नहीं पहुंचते तब तक ये टूटेगी नहीं। अगर इन दो में से कोई भी एक फोर्स 30 हो गया और दूसरा भी 30 हो गया या 30 से ऊपर निकल गया, ये अब ये टूट जाएगी, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स कितना है 30। तो दोनों में से जो मिनिमम है दैट इज द फोर्स व्हिच इज ऑपरेटिंग ऑन द स्ट्रिंग और बट ये फोर्स दोनों तरफ से कहाँ लगता है, इनवर्ट। अगर आप स्प्रिंग या स्प्रिंग की बात कर रहे हो और रॉड में उल्टा होता है, दोनों तरफ फोर्स बाहर लगता है। जैसे कोई रॉड है, रॉड को आपने रखा है तो रॉड क्या करती है, इसको इस साइड पुश करेगी, इसको इस साइड पुश करेगी। जबकि अगर थ्रेड होगा तो थ्रेड इस साइड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स देगा और इस साइड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स। क्लियर? यस ठीक है। सर। अब समझते हैं कि मान लो स्टेबल ऑब्जेक्ट होता तो उसमें टेंशन क्या आ सकता था, या हमने मास्टर्स को जो भी हमने पुली की प्रॉब्लम देखी, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो ऐसा केस है कि ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा हुआ है और यहाँ एक पुली लगी हुई है, आपने एक रोप इस पर से पास की और एक मास सस्पेंड कर दिया एंड दैट इज M2, और जो मास रखा हुआ है टेबल पर दिस इज M1। ठीक है, और सरफेस कैसी है, स्मूथ, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ये मान के चल रहा है। तो जैसे ही कुछ ही लटका हो गया फिर सिस्टम गिरेगा। क्या पता करना है आपको, दो चीज निकालनी है कि थ्रेड में टेंशन कितना है और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। जैसे सिस्टम को लगाओगे आप, ये नीचे की तरफ गिरेगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन। आप इस थ्रेड में टेंशन मान लीजिए कि सपोज ये कितना है T, और इस पार्ट में भी टेंशन कितना मानना है T, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा है, इस पे एक रिएक्शन भी टेबल से मिल रही है, इसको टेबल से एक रिएक्शन मिल रही है। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स को कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, इसको यहाँ से कट कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो चुका। ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग। इसकी बात करें पहले, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, मतलब M2G माइनस T। हमारी जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज M2G माइनस T इज M2 into A। करेक्ट है बात? नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। इस ऑब्जेक्ट की बात करें, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल, लेकिन ऑब्जेक्ट चल कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन A हो गया तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ऑपरेट करने वाला एक ही फोर्स है, क्या चीज है, T, केवल एक ही फोर्स है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल कर रहे हैं। तो T इज इक्वल टू मास, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है M1 into acceleration, ये इक्वेशन 2 है। एंड यू कैन ऐड these two equations to get M2G is equal to M1 plus M2 into A। सॉरी, क्लियर? आप निकाल सकते हैं कि A की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज M2 अपॉन M1 प्लस M2 into G, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो टेंशन क्या होगा, आप इक्वेशन 2 से निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन की वैल्यू होती है M1 into A, इस फॉर्मूले के साथ। सर सेकंड इक्वेशन बता दीजिए। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है कि आपने जब इस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन लिखी, इस ऑब्जेक्ट पर तीन फोर्स लग रहा है, एक वेट, एक रिएक्शन और एक टेंशन। बट ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, दीस टू आर इक्वल एंड अपोजिट। और ऑब्जेक्ट चल कहाँ रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में लगने वाला तो बस एक ही फोर्स है, दैट इज T। ये दो काउंट ही नहीं हो। T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में एक ही फोर्स। तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल चुकी है, दिस इज M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 into G, ये T आ चुका है। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 into G। तो देख सकते हो आप कि जो पिछला रिजल्ट था उस रिजल्ट में क्या कनेक्शन, पिछले रिजल्ट में आ रहा था 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। जब दोनों ऑब्जेक्ट हैंगिंग स्टेट में थे तो प्रॉब्लम में क्या आ रहा था 2। अब एक ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, एक टेबल पर है, तुम्हारा जो टेंशन था वो आधा हो गया। मेरा बात,
और एक्सेलरेशन प्रीवियस केस में क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। जो चीज हैंग नहीं कर रही है उसका मास आपने कितना कर दिया है, जीरो, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, नो डाउट अप टू दिस। अब हम एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्टेबल है। हम ऐसा एक केस ले लेते हैं, सपोज ये कोई वॉल है, कोई पुली है जिसको आपने किसी क्लैंप पर लगा रखा है, यहाँ से कोई थ्रेड पास होता है और थ्रेड के लोअर एंड पर कोई वेट लगा हुआ है, सपोज mg, ये कोई वेट लगा हुआ है और आप जानना चाहते हो कि इस पूरे थ्रेड में क्या टेंशन होगी, व्हाट इज द टेंशन इन दिस। ये टी क्या करोगे आप, इस पूरे थ्रेड में एक टेंशन टी आपने मान ली। क्लियर, यहाँ हमने मास ऑफ पुली ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इस्तेमाल करके चलो कि मास ऑफ पुली, अगर हम पुली का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, क्लियर, तो क्या होगा, पुली के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका एक मास एक्ट कर रहा है विच इज कैपिटल mg, ये एक्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का मास अलग है। क्लियर, डायग्राम क्लियर पूरा। ये कोई क्लैंप लगा है, ठीक है, एक पुली कनेक्टेड है, एक थ्रेड पुली के ऊपर से पास होता है, थ्रेड में थ्रू टेंशन टी मान लिया आपने, वेट सस्पेंडेड कितना हो गया, स्मॉल mg, और पुली का अपना वेट कितना हो गया, कैपिटल M। ठीक, क्या जानना चाहते हैं? पुली मूवेबल है कि वैसे ही है, और मास को हमें इग्नोर नहीं कर सकते? नहीं, पुली का मास इग्नोरेबल भी हो सकता है, बट दोनों केस हम देख लेते हैं कि अगर मास दिया तो क्या करना और नहीं दिया तो क्या करना। और ये सिस्टम चल नहीं सकता क्योंकि आपने इसके एक सिरे को फिक्स रखा है, यहाँ मूविंग पार्ट कोई भी नहीं है, पुली रोटेट कर सकती है बट नॉट चांसेस ऑफ मूविंग, तो ये एंड आपने फिक्स करके रखा है। अब क्या होगा, सिस्टम चल नहीं सकता और इस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करोगे आप, इसको इस जगह से कट कर दिया जाए फॉर फ्री बॉडी डायग्राम, तो टेंशन क्या होगा, टेंशन mg के इक्वल होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे आप, क्योंकि चीज चल नहीं रही है, तो टी डेफिनेटली इज इक्वल टू, आप पुली पर एक फोर्स ही लग रहा है कि लग रहा है, इसको यहाँ से काट दें, तो फोर्स ऑन वॉल कितना होगा, ठीक, देखिए क्या क्या नतीजा निकल के आ रहा है। पहली चीज आपको समझ में आ रही है कि टी बराबर है mg, टी बराबर है mg, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की बात करें तो टी इज इक्वल टू mg, एक तो चीज आपको स्ट्रिंग में टेंशन इतना है। अब अगर हम बात करते हैं कि फोर्स ऑन वॉल कितना है, तो फोर्स ऑन वॉल अगेंस्ट फोर्स ऑन वॉल भी टी के बराबर है, और टी कितने के बराबर है, mg। अब अगर हम पूछते हैं कि फोर्स ऑन क्लैम्प कितना है, if you are asked to calculate force on clamp, बता सकते हैं कि कितना होगा? 2mg। m प्लस कैपिटल M इंटू जी। आपको अगर आप क्लैम्प की बात कर रहे हो तो पुली का वेट भी क्लैम्प पर आ रहा है और ये दोनों थ्रेड भी क्लैम्प पर से गुजर रहा है, तो आप पुली को सेपरेटली बना के देख लो, क्या हो रहा है कि एक फोर्स ही लग रहा है टी, एक पुली का खुद का वेट एक्ट कर रहा है mg, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है टी, दिस इज द केस। और ये टी जानते हो आप किसके बराबर है, स्मॉल mg। इसका मतलब इसका इफेक्टिव डायग्राम ऐसा हो गया कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा कह लीजिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, ये फोर्स हो गया कैपिटल mg हो गया, Yes, स्मॉल mg, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, स्मॉल mg। ठीक है, इन दोनों का क्या चाहते हैं रिजल्टेंट। अब जानता हो कि जो फोर्सेस 90 डिग्री पर होते हैं वो स्क्वायर करके जोड़ दिए जाते हैं, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, mg स्क्वायर प्लस m g स्क्वायर, इसका रूट कर दें, ये होगा फोर्स ऑन क्लैम्प, क्लैम्प के ऊपर इतना फोर्स एक्सर्टेड। देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम इसमें, एनी डाउट? Sir, please explain again.
क्या किया हमने, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि पुली का वेट नहीं दिया है वो केस भी दिया है और पुली का वेट दिया है वो केस भी पूछा गया है। दोनों मैं बताता हूँ आपको कि इसमें पूरा सिस्टम स्टेबल है, नो पार्ट इज, एक पुली लगी है, एक थ्रेड इसके ऊपर से पास होता है, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का वेट है, पुली का मास दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम लेके चल रहे हैं, सपोज इट इज कैपिटल एम। तो क्योंकि पूरा पार्ट स्टेबल है और एक ही थ्रेड है तो पूरे में टेंशन सेम ही हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें तीन चीजें हैं, एक वाल है, एक पुली है, एक ब्लॉक। इन तीनों को सेपरेट करने के लिए पहले थ्रेड में एक कट यहाँ की, फिर पुली को सेपरेट करने के लिए एक कट यहाँ। ये ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट हो गया बट इज नॉट इन मोशन, तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, टी मस्ट बी इक्वल टू एम। ठीक है, नो डाउट अप टू दिस। अब अगर यहाँ कट करते हो आप तो ये फोर्स किस पर लग रहा है, वॉल पर। तो अगर हम पूछते हैं कि फोर्स ऑन वॉल क्या है तो दैट इज इक्वल टू टी एंड टी इज इक्वल टू स्मॉल एम। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बट पुली इटसेल्फ लगी किस पर है, क्लैंप पर। तो पुली के ऊपर जितना लोड आ रहा है वो पूरा किसको ट्रांसफर हो रहा है, क्लैंप को। हमसे सवाल पूछा गया फोर्स ऑन क्लैंप, तो पुली के ऊपर एक फोर्स टी आ गया, एक कैपिटल एम आ गया, इन दोनों का हमने कर दिया सम, दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और इस साइड जो फोर्स लग रहा है दिस इज स्मॉल एम। ये दोनों फोर्सेस है 90 पर, हमने रिजल्टेंट निकालने के लिए इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया। Yes, sir. Got it. क्लियर? तो ये थोड़ा क्या करना चाहिए, फोर्स एनालिसिस वाले सवाल हैं, बहुत सिंपल नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। फिर अब सवाल ये बनता है कि मान लो कोई इंक्लाइंड